तो बिलाखिर चीन की तरफ से पाकिस्तान को LD-3000 मिलने जा रहा है। पाकिस्तान को इसकी नीड इतनी ज्यादा क्यों थी और ये पाकिस्तान के लिए किस हद तक माविन साबित हो सकता है पाकिस्तान के दिफा के लिए, और इसको क्यों लास्ट लाइन डिफेंस करार दिया जा रहा है। इस हथियार से मुतलिक, इस टेक्नोलॉजी से मुतलिक, इसकी स्पेसिफिकेशन, इसकी कैपेसिटी, इसकी सलाहियत से मुतलिक बात करेंगे और पाकिस्तान को इसकी जरूरत क्यों पेश आई है इसके ऊपर भी हमने बात करनी है। इसके अलावा आपको पता है कि पाकिस्तान और चीन के हालिया ताल्लुकात के तकरीबन 75 साल मुकम्मल हुए। इस ज़िमन में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और चीन के सदर शी जिनपिंग की चीन के अंदर मुलाकात भी होती है। अब ये जो मुलाकात हुई इसके अंदर एक मुश्तरका एलामिया भी निकाला गया। अब अगर आप उस मुश्तरका एलामिया को पढ़ते हैं तो चीन खुद को एक ग्लोबली और रीजन के हवाले से खुद को एक सिक्योरिटी पार्टनर के तौर के ऊपर भी पूरी दुनिया के सामने भी और इस खत्ते के अंदर भी रख रहा है। जिसके बाद ये बातें भी और इस सवाल के ऊपर बहस होने लगी कि क्या आया वाकई अब ये मामला होने जा रहा है कि चीन अब बलूचिस्तान के अंदर भी अपने सी पैक को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी अफवाज को तैनात कर सकता है, और इस हवाले से पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ हो सकता है। इस सवाल को भी हमने आज के इस व्लॉग में एड्रेस करना है जो कि इंतहाई अहम ज़रूरी है। इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर आज के इस व्लॉग पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 1 जून 2026 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हम इसी तरतीब के साथ बात कर लेते हैं जो पाकिस्तान की एक रिक्वायरमेंट थी, पाकिस्तान की एक नीड थी। पाकिस्तान समझता है कि उसके दिफा के लिए ये जो टेक्नोलॉजी है LD-3000 ये ज़रूरी है। ये क्यों ज़रूरी है इस पर हम आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन इसकी जो पहले स्पेसिफिकेशन है, सलाहियत है, कैपेसिटी है, इसके ऊपर हम एक एक करके पॉइंट्स में आपके सामने रख देता हूँ। इसमें बताया जा रहा है कि यह सिस्टम पहली बार 2022 में एयर शो चाइना में मुतारिफ करवाया गया था और ये चाइना के अंदर नोरिनको ग्रुप है, ये तैयार करता है ये हथियार। और ये LD-3000 की जो मुकम्मल तफसीलात और टेक्निकल खसूसियात हैं ये मैं पढ़कर आपके सामने रख देता हूँ। इसको बताया जाता है गन सिस्टम 11 बैरल वाला 30 mm ये है, और इसके अलावा फायर रेट इसका बताया जाता है कि 12,000 राउंड फी मिनट, 12,000 राउंड फी मिनट जो है ये दागता है। यानी कि अगर एक पर सेकंड के हवाले से अगर इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये तकरीबन 200 फायर इस हिसाब से बनते हैं। ये 12,000 राउंड फी मिनट की बात कर रहा है। इसके अलावा ये जो फायर वाल है ये कर्टन ऑफ फायर बनाता है जो आने वाले खतरात को तबाह करता है। मोटर रेंज इसकी तकरीबन 3 किलोमीटर है, बाज़ रिपोर्ट्स में 3 से 4 किलोमीटर का जिक्र भी मिल रहा है। और डिटेक्शन रेंज इसकी इंटीग्रेटेड रेडार 15 किलोमीटर तक टारगेट्स को डिटेक्ट और ट्रैक कर सकता है। इसके अंदर सेंसर्स भी मौजूद हैं, KU बैंड और इससे मिलते जुलते इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ये सेंसर्स भी इसके अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा स्टेबलाइजेशन, जदीद स्टेबलाइजेशन सिस्टम जो हरकत में भी दुरुस्त फायरिंग को मुमकिन बनाता है। इसके अलावा स्पीड हैंडलिंग ये तकरीबन 4,900 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार वाले मिसाइलों को 90% कामयाबी के साथ रोकने की सलाहियत रखता है। ये बहुत बड़ा नंबर है जो ये दावा किया जा रहा है। जाहिर है जो चीज़ जो कंपनी एक इक्विपमेंट या टेक्नोलॉजी बनाती है उससे मुतालिक उसके अपने आदाद शुमार होते हैं, दावे होते हैं, लेकिन वो हथियार किस हद तक मौसर है ये उसका उसी वक्त पता चलता है जब वो मैदान जंग के अंदर आजमाया जाता है। तो अभी तो कंपनी की तरफ से ये जो स्पेसिफिकेशन सलाहियतें हैं ये मैं पढ़कर आपके सामने रख रहा हूँ। इसके अलावा ये मोबाइल ऑपरेटर भी है, यानी कि इसको ट्रेलर के ऊपर भी, कंटेनर्स के ऊपर भी, ट्रक्स के ऊपर भी लोड किया जा सकता है। एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर बड़ी आसानी के साथ मूव भी किया जा सकता है। ऑटोमेटिक और रिमोट के ऑप्शन भी इसके अंदर मौजूद है। तमाम मौसम के अंदर ये कारगर है, इसके अंदर सलाहियत है तमाम मौसम के अंदर काम करने की। इसके अलावा इसमें ये बताया जाता है कि चाइना के एक मिलते जुलते निज़ाम को देखते हुए ये बनाया गया है, लेकिन ये उससे ज़्यादा एक्टिव और फ़ाल बनाया गया है। और अमेरिका के अंदर जो निज़ाम है इससे मुतलिक जो मिलता जुलता उसका नाम है सेंटोरियन फ्लैंक्स CRAM। ये बेसिकली बताया जाता है कि उससे मिलता जुलता है, लेकिन इसके अंदर जदीद किस्म की एडवांसमेंट जो अपडेट है सिस्टम को वो किया गया है। और ये जो ज़्यादातर जो लिया जाता है जो LD-3000 है ये किस लिए इसकी ज़्यादा ज़रूरत है या क्यों इसके ज़्यादा इसको बेचा जा रहा है या फिर ये बिक रहा है। आपको पता है कि आने वाले दिनों के अंदर ड्रोन टेक्नोलॉजी है और हम रशिया और यूक्रेन की जंग भी हम देख रहे हैं कि जहां पर रशिया अपनी ज़मीनी अफवाज को भी आगे आगे बढ़ाता है तो वहीं पर यूक्रेन की जो ड्रोन्स हैं, जो सस्ते ड्रोन्स हैं, वो रशिया के लिए एक परेशानी का सबब भी बने हुए हैं। फिर ईरान, अमेरिका, इजराइल जंग के अंदर भी ड्रोन्स ने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया, मिसाइल ने भी कलीदी किरदार अदा किया, जिसको आप नॉन कॉन्टैक्ट वार कहते हैं कि जहाँ पर अफवाज का
आमना सामना जाती या ज़ाहिरी तौर के ऊपर नहीं होता, लेकिन दूर से एक दूसरे के ऊपर ड्रोन्स भी मार रहे हैं और मिसाइल भी मार रहे हैं। तो आने वाला जो मुस्तकबिल है वो इसी तरह का जंगों का हमें नज़र आता है। अब उसके लिए तैयारी करना ज़रूरी है, तो तैयारी भी उसी हवाले से की जा रही है कि हर मुल्क ज़्यादा से ज़्यादा ड्रोन्स भी ख़रीद रहा है, मिसाइलों के अंदर वो ज़्यादा एफिशिएंसी भी लेकर आ रहा है और उनकी प्रोडक्शन को भी बढ़ा रहा है। पाकिस्तान भी कर रहा है, इंडिया भी कर रहा है, दीगर ममालिक भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब पाकिस्तान को इस सिस्टम की ज़रूरत इसलिए पेश आई है क्योंकि आने वाले दिनों में, जैसा कि मैंने कहा, ड्रोन्स और वो भी स्वार्म ड्रोन्स जो कि एक गठजोड़ के अंदर, ग्रुप के अंदर आते हैं, बड़ी तादाद के अंदर आते हैं, 15, 20 या बाज़ जगहों के ऊपर तो 50, 100 भी आ सकते हैं। अब वो सस्ते ड्रोन्स होते हैं, उनका काम ये होता है कि जो किसी भी मुल्क के, दुश्मन मुल्क के जो महंगे इक्विपमेंट हैं, मिसाल के तौर पर अगर इंडिया स्वार्म ड्रोन्स के ज़रिए, इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए 50 या 100 के करीब जो ड्रोन्स है वो भेजता है पाकिस्तान की किसी भी मिलिट्री बेस के अंदर, वो वहाँ पर खड़े जो फाइटर जेट है अगर वो उनका टारगेट हो सकते हैं, तो ज़ाहिर है एक नहीं लगेगा, दूसरा नहीं लगेगा, तो किस हद तक आप उनको नाकाम बनाएंगे। फिर भी एक आध भी लग जाए तो वो एक इंतहाई महंगे किस्म के फाइटर जेट का जो काम है वो तो तमाम कर ही देता है। अब उस चीज़ को रोकने के लिए जो है ये पाकिस्तान ने LD-3000 जो दिफाई सिस्टम है, जिसको लास्ट लाइन डिफेंस कहा जा रहा है, ये पाकिस्तान जो है ये चीन से अब चीन पाकिस्तान को ये फराहम करने जा रहा है। अब पहले पाकिस्तान के सफेबल के जो दिफाई निज़ाम है वो HQ-9 है, दीगर हैं जो लॉन्ग रेंज मिसाइल आते हैं उन्हें रोकने के लिए हैं। अगर उनसे वो मिस हो जाता है तो ये फिर बैकएंड के ऊपर LD-3000 होगा, जो अहम जगहों के ऊपर इसको तैनात किया जाएगा। ये फिर उसके ज़रिए तकरीबन जिस तरह के मैंने कहा कि ये फी मिनट जो है 12,000 राउंड्स जो है ये फायर करता है एकदम आग की शक्ल में, और दुश्मन के जो भी रडार्स आ रहे हों, जो भी ड्रोन्स आ रहे होंगे या मिसाइल आ रहे होंगे, उन्हें ये बड़ा मौसर साबित होगा बड़े पैमाने के ऊपर तबाही फैलाने के वाले से, ये रोकने के वाले से। तो इसलिए पाकिस्तान की ये ज़रूरत था कि किसी भी तरह से हमने जो ड्रोन्स का एक पूरा ग्रुप आ जाए या पाकिस्तान के ऊपर बड़ी तादाद के अंदर मिसाइल दाखिल जाएं, तो उन्हें हमने कैसे रोकना है। अगर हमारा फ्रंट लाइन का जो दिफाई निज़ाम है वो उन्हें अगर नहीं रोक पाएगा तो हम फिर उसके बाद प्लान बी अपना क्या रखेंगे। तो ये उस प्लान बी के लिए LD-3000 इसको लिया जा रहा है चीन से, और इसको इसीलिए लास्ट लाइन डिफेंस भी करार दिया जा रहा है। अब इसकी मालियत के हवाले से भी बात करें तो इसमें तकरीबन जो तखमीना लगाया गया है वो 10 से 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर जो हैं ये बताया जा रहा है। और ये क्लोज इन सिस्टम है, यानी कि 3 से 5 किलोमीटर तक महदूद है। लंबी रेंज के लिए मिसाइल बेस्ड सिस्टम दरकार होते हैं, और ये लैंड वर्जन है, नेवल वर्जन भी इसका दस्याब है, लेकिन पाकिस्तान ने फिलहाल इसको लैंड वर्जन जो है वो इसका चीन से ख़रीद रहा है। तो ये बेसिकली इसका जो मकसद है, चीज़ें ये मैंने आसान अल्फाज में करके आपको बता दिया कि पाकिस्तान को इस सिस्टम की ज़रूरत क्यों थी, जो पाकिस्तान चीन से अब लेने जा रहा है, चीन पाकिस्तान को फराहम कर रहा है। अब आ जाइए चीन और पाकिस्तान के उस मुशतरका एलामिये के ऊपर जो बहस एक छिड़ गई कि बलूचिस्तान के अंदर जो है वो अब वो चीन की जो अफवाज है वो भी तैनात हो सकेंगी। पहले आप वो खबर और वो जो एलामिया है वो मैं पढ़कर आपके सामने रखता हूँ, फिर बात ज़्यादा आसान हो जाएगी, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। मामला ये होता है कि चीन पाकिस्तान सिक्योरिटी पार्टनरशिप का क़याम एलामिये में रवायती माशी ताउन से आगे बढ़कर बाकायदा तौर पर एक गहरे और मुस्तकिल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क की बुनियाद रखी। अब दिफा और सिक्योरिटी को पाक चीन ताल्लुकात का एक बाज़ाब्ता और बुनियादी सतून तस्लीम किया गया। अब इसके अंदर पाकिस्तान ने चीन के आलमी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क GSI के निफाज में बीजिंग के साथ मिलकर काम करने और मुश्तरका तौर पर इलाकाई चैलेंजेस का जवाब देने पर दस्तखत किए हैं। चीनी अमले और मनसूबों का तहफ़्फ़ुज़, ये बड़ी अहम है, चीनी अमले और मनसूबों का तहफ़्फ़ुज़। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान ने इस बात का पुख्ता अज़्म दोहराया कि वो मुल्क में मौजूद चीनी इंजीनियर्स, माहिरीन, कंपनीज और CPEC के तमाम असासों की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती में इजाफा करेगा और ज़्यादा मौसर और गैर समझौता कार ज़ीरो टॉलरेंस इक़दामात उठाएगा। इंटेलिजेंस और तस्वीराती जो कोऑर्डिनेशन है दोनों ममालिक की मुसल्लह अफवाज के माबैन आला सतह के तस्वीराती एतमाद को बरकरार रखने, मुश्तरका फौजी मशकों को फ़रोग़ देने और मिलिट्री टेक्नोलॉजी में ताउन को मज़ीद गहरा करने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ मुश्तरका मौक़िफ़ एलामिया में वाज़ेह किया गया कि कलअदम TTP और ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट समेत किसी भी दहशतगर्द ग्रुप को इलाकाई सलामती को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और काउंटर टेररिज्म के मामले पर आलमी सतह पर किसी भी दोहरे म्यार को मुस्तरद किया जाएगा। अब चीन का तस्वीराती जो रूप का मुकाबला पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, अब ये जो एलामिया मैंने पढ़कर आपके सामने रखा है,
अब इसमें से बाज़ हमारे जो दोस्त अहबाब हैं वो तज्जियाती तौर के ऊपर इस नुक्ते के ऊपर ये तज्जिया या अपना इस्तदलाल और क़यास कर रहे हैं कि चीन अब पाकिस्तान को ये कह रहा है कि जो हमारे सी पैक है या हमारा अमला है आप पाकिस्तान की सरजमीन के अंदर मौजूद होता है, क्योंकि चीन हर गुजरते वक्त के साथ अपनी पावर को मनवाता हुआ नज़र आ रहा है। तो उसके अंदर अब हमने क्या करना है, उसके अंदर हमने ये करना है कि अब बलूचिस्तान के अंदर अगर हमने सी पैक के अंदर काम को तेज़ करना है, फ़आल करना है, दहशतगर्द तंजीमों से हमने प्रोटेक्ट करना है, तो अब चीन की जो अफवाज हैं वो भी अब बलूचिस्तान के अंदर तैनात होंगी। अब ये जो तज्जिया है ये पेश किया जा रहा है। देखिए, पाकिस्तान को ये किसी भी सूरत एक्सेप्टेबल नहीं है, पहली बात ये है, और इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। पहली वजह मैं आपके सामने पहले एक बात रख देता हूँ, ये पहले भी मामला उठा था और इसके अंदर चीन की तरफ से वाज़ेह तौर के ऊपर पेशकश की गई थी कि हम मुश्तरका तौर के ऊपर एक फ़ोर्स बना लेते हैं, पाकिस्तान और चीन की मुश्तरका एक फ़ोर्स होगी जो बलूचिस्तान के अंदर ही कम से कम चीन के अमले को या फिर इसी तरह के जो सी पैक हैं या दासू प्रोजेक्ट हो गया, जो डैम्स जिनके ऊपर चीनी इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, उनकी हिफाजत के लिए मुश्तरका तौर के ऊपर पाकिस्तान और चीनी मिलकर जो है ये एक मैकेनिज़्म बना लेंगे, फ़ौज होगी करेंगे। पाकिस्तान ने उस वक्त भी चीन को बड़े तरीके और सलीके के साथ इनकार कर दिया था ताकि दोस्ती भी मुतासिर ना हो, चीज़ें भी ना। पाकिस्तान ने उस वक्त क्या कहा था, जो आज भी पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, अगर किसी कोई गैर मुल्की फ़ौज, चाहे वो पाकिस्तान का कितना ही मजबूत किस्म का इत्तेहादी हो, अगर उसकी फ़ौज पाकिस्तान में आकर प्रोटेक्शन कर रही है, सिक्योरिटी कर रही है, तो ये तो इट्सल्फ पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ऊपर, पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर सवालिया निशान आ जाएगा। इसका ये मतलब होगा कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी सलाहियत है वो कोई ख़ास किस्म की नहीं है। इसी वजह से चीन को आना पड़ा है या फिर किसी और मुल्क को आना पड़ा है। अभी पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब के साथ या मिडिल ईस्ट के अंदर अपना किरदार बढ़ाता हुआ नज़र आता है। सऊदी अरब के साथ हमारा डिफेंस एग्रीमेंट है, तो वो किस वजह से है, उसकी बुनियाद क्या है? उसकी बुनियाद ये है कि पाकिस्तान की आर्मी मजबूत है, पाकिस्तान दिफा करना जानता है, पाकिस्तान की आर्मी लड़ना जानती है। अब अगर अपने ही सूबे के अंदर पाकिस्तान को किसी और मुल्क की ज़रूरत पड़ेगी सिक्योरिटी मामलात के ऊपर, तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी नुक्ता नज़र से जो पाकिस्तान का इमेज है दुनिया के अंदर, बिलखसूस में 2025 में ऑपरेशन सिंधु 1.0 की नाकामी के बाद उभर कर सामने आया, ये तो उसी को धचका पहुंचाने के मुतरादिफ हो जाएगा। फिर उसके अलावा भी पाकिस्तान एक तवील अरसे से जो इन बदअमनी जो प्रॉक्सी वार के खिलाफ लड़ता हुआ आ रहा है, उन कार्रवाइयों के ऊपर या पाकिस्तान की उन सलाहियतों के ऊपर भी सवाल उठ जाएगा। तो पाकिस्तान का ये एक कैटेगोरिकल मौक़िफ़ है कि हम अपने मुल्क की हिफाजत करना खुद जानते हैं। प्रॉक्सी वार हम एक तवील अरसे से लड़ भी रहे हैं और हम ही लड़ेंगे और हम ही अपने मुल्क की बेहतर तौर के ऊपर हिफाजत कर सकते हैं। और हमारे सरजमीन के अंदर जो भी आएगा, चाहे वो किसी भी मुल्क का बाशिंदा हो, हम उसकी हिफाजत को अपना अव्वलीन फरीज़ा भी समझते हैं। हर मुल्क की एक रेड लाइन होती है, जैसा कि हम ईरान के हवाले से भी बात करते हैं कि ईरान की खारजा पॉलिसी है कि वो किसी के साथ भी इस किस्म का इत्तेहाद नहीं करना चाहता कि जहाँ पर ये कहा जाए कि ईरान पर हमला, फ़लाँ पर हमला होगा, फ़लाँ पर हमला, ईरान पर हमला तस्वुर किया जाएगा। ये ईरान की खारजा पॉलिसी की रेड लाइन से ही इनहराफ करता है। इसी तरह पाकिस्तान भी कभी भी नहीं चाहेगा कि उसके सूबों के अंदर, उसकी सरजमीन के अंदर, चाहे उसका कितना ही मजबूत किस्म का इत्तेहादी क्यों ना हो, उसकी जो अफवाज हैं वो आ जाएँ हिफाजत के लिए। तो ये पाकिस्तान की तरफ से बड़ा वाज़ेह और कैटेगोरिकली ये एक स्टेटमेंट भी है, पॉलिसी भी है। लेकिन चूँकि ऐसा नहीं है कि चीन की तरफ से कुछ कहा हो कि जी हम अपनी फ़ाज भेजने लगे हैं और पाकिस्तान ने इनकार कर दिया हो, अभी की बात कर रहा हूँ, इस एलामिया की सूरत में जो तज्जिया दिया जा रहा है, ना ही ऐसी कोई बात हुई है। जो एलामिया आया है सामने वो मिन वन पढ़ कर मैंने आपके सामने रख दिया है, उसमें ना ही आपको कोई ऐसी बात मिलती है। और जो इस किस्म का हमारे दोस्त अहबाब में से कोई व्लॉग बनाकर तज्जिया कर रहा है कि बलूचिस्तान के अंदर चीन के फ़ाज आ सकती हैं, वो नहीं आएंगी। पाकिस्तान माजी के अंदर भी इसका जवाब दे चुका है और पाकिस्तान की इसके ऊपर पॉलिसी क्या है ये हम आपके सामने रख चुके हैं। अब इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी।